कौन सा स्पोर्ट खेलते हो मामा? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में क्या क्या होता है? शॉट पुट और जैवलिन। अच्छा, आपको किसने बताया ये सब? कुछ तो अजीब था, क्या था मुझे आज तक नहीं पता, मुझे आज तक समझ में भी नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की समझने की। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी उस दिन, बट ऐसा भी नहीं है कि हवा में उड़ गए हूँ क्योंकि इतनी लीन बॉडी तो थी नहीं। लेकिन कुछ तो अजीब था, कुछ तो था कि मैं छत से गिरी। और उसी वक्त मतलब नीचे गार्डन था, गार्डन के पास में जो पाथ बना हुआ होता है तो उसकी जो किनोर होती है उस किनोर के ऊपर आके मेरी बैकबोन लगी। 50 लाख जीते मैंने वहाँ पे। तो मैंने ये चीज़ फ़ील की कि जो लोग थे जो मेरी जैसी कंडीशन में थे, जिनको मेरे साथ मेरी जैसी कंडीशन हुई है, मतलब मैंने ये फ़ील किया कि लोग बहुत जल्दी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं। ओवर द नाइट मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई, एकदम नॉर्मल से सेलिब्रिटी वाली ब्रांच जाती थी तो लोग आते थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, मतलब ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी। फिर मैं मतलब मेरा नंबर आ गया था और मैं सच में, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था उस दिन और मैं श्योर थी कि मेडल तो मुझे लेके ही जाना है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कलर कि कौन सा कलर होगा। कोई बात नहीं, ओलंपिक में नहीं है, एशियन गेम में खेलेंगे। एशियन गेम के लिए स्टाइल एशियन गेम में भी नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षांत पिलानिया। आज की वीडियो में हमारे साथ शताब्दी अवस्थी मैम। एक बहुत ही इंस्पायरिंग और एक मोटिवेशनल एपिसोड होगा ये वाला, और 2 पार्ट्स में आएगा, तो देखिए। थैंक यू। हम बचपन से शुरू करते हैं। कैसा बचपन रहा? बचपन बहुत ही खूबसूरत था। मैं बताऊंगी कि हम 7 बहनें हैं। 7 दिन, हाँ, ठीक है। मैं सबसे छोटी हूँ तो बहुत ही पैम्परिंग वे में जो बोलते हैं परवरिश हुई है। तो ऐसा होता बचपन था निकले कभी कि स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई तो 7 बहनें मिलके पीटाई उसे? नहीं नहीं, इतना तो खैर नहीं क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ मम्मी वहीं पे टीचर थी, तो ऑलरेडी अच्छा। एक वो प्रिविलेज्ड एटमॉस्फेयर तो था ही। कौन सा स्पोर्ट खेलते हो मामा? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में क्या क्या होता है? शॉट पुट और जैवलिन। अच्छा, आपको किसने बताया ये सब? ये थोड़ी लंबी स्टोरी है। टाइम टाइम है। मैं 9th क्लास में थी 1999 में, जब कारगिल वॉर हुआ था। ठीक है। वो एक ऐसा फेज़ था, मतलब 9th क्लास में तो शायद 13-14 साल की एज रही होगी। वो एक ऐसा टाइम था जबकि आपको ये समझ आने लगता है कि आप मतलब समझदार होना शुरू हो जाते हो। टीनेज आपकी स्टार्ट हो जाती है तो आपको समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है आपके आसपास में। तो तब देखा था कि वॉर शुरू हुआ है और पहला ही वॉर था। हम नहीं चाहते कि कभी किसी को देखने मिले ऐसी चीज़ें, बट उसको उस टाइम पे देखा, कंटिन्यू पेपर में आती थी। और क्योंकि मैं मतलब हाईली एजुकेटेड फैमिली से हूँ तो घर में न्यूज़पेपर रेगुलरली आता था, तो हमें भी बहुत बचपन से आदत थी पेपर पढ़ने की। न्यूज़ चलती थी घर पे, तो देखते थे कि वॉर चल रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, डेली बहुत सारे लोग मर रहे हैं और बहुत मतलब इंटेंस एक वो सिचुएशन का माहौल था उस टाइम पे। तो तभी ये नोटिस किया था कि ऐसी न्यूज़ भी आती थी पेपर में कि जितना भी यूथ है वो सब लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें भेज दो आप बॉर्डर पे, हम भी जाना चाहते हैं आर्मी के अंदर। तो छोटी क्लासेस में वैसे भी होता था 15 अगस्त 26 जनवरी, तो बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं, उन पे डांस वांस ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन वो एक टाइम था जब मुझे ये क्लियरली समझ में आ गया था कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस में ही जाना है और यहीं पे मुझे अपना करियर बनाना है। ठीक है। एक जो देश सेवा की भावना है वो मतलब हाँ एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी थी और समझ लिया था कि हाँ अब यही मतलब मेरा फ्यूचर इसी में है। ठीक है। तो उसके बाद में इसी वजह से मैंने 11th क्लास में मैथ्स लिया, क्योंकि ऐसा सुनते थे कि मैथ्स वालों के लिए इजी होता है फोर्सेस में जाना। मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, सवाई माधोपुर से, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्कोप नहीं थे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो शायद उसी का शिकार मैं भी हुई कि 12th के बाद में मुझे नहीं पता था कि 12th के बाद में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। आई थॉट कि ग्रेजुएशन के बाद में मैं अप्लाई कर पाऊँगी। तो ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में मैं तैयारी भी कर रही थी। एक बार मैं आईएमए में पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में अपीयर भी मैं हुई। तो जस्ट मेरा चल ही रहा था ये सब कुछ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, और ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ तभी से सब शुरू कर दिया था। जीके पढ़ना, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना, क्योंकि मालूम है आपको जाके आगे जाके ये सब चीज़ें फेस करनी है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब भी मेरा ये चल रहा था कि मैं फिज़िकली भी मैं बहुत अपने आप को फिट रखे हुए थी हर तरह से, कि मालूम है आप फोर्सेस में जाओगे तो आपको फिज़िकल क्लियर करना पड़ेगा, सब कुछ था। बट वन फाइन डे
17 मई 2006 छुट्टियां शुरू हुई थी। घर पे दीदी वगैरह आए थे, बच्चे सब लोग आए थे, सबके साथ मस्ती कर रहे थे। मॉर्निंग में मैं छत पे गई थी किसी काम से, सफाई करने के लिए। एक्चुअली पास वाले घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चला था, तो उसका बहुत सारा कचरा हमारी छत के ऊपर आया था। और शाम में जब होता है कि गर्मियों में शाम के टाइम बाहर बैठते हैं तो वो मिट्टी उड़ के नीचे आती थी, तो उसको मैं साफ़ करने के लिए गई थी। एक दिन पहले भी मैं छत पे गई थी, पर धूप हो गई थी। और गर्मियों में ऐसा होता है कि 9-10 बजे के बाद में हम लोग ज़्यादा रह नहीं सकते, इम्पॉसिबल होता है सर्वाइव करना। तो मैं एक दिन पहले जाके सारा कचरा इकट्ठा करके आई थी कि ठीक है, इसको नेक्स्ट डे बस उठा के डंप करना है। सुबह 8 बजे का टाइम था, मैं छत पे गई थी सफाई करने के लिए। थोड़ी देर बच्चों के साथ में खेले भी छत से बॉल से। फिर आई डोंट नो क्या हुआ, कुछ तो अजीब था। क्या था मुझे आज तक नहीं पता, मुझे आज तक समझ में भी नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की समझने की। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी उस दिन, बट ऐसा भी नहीं है कि हवा में उड़ गए हूँ, क्योंकि इतनी लीन बॉडी तो थी नहीं। लेकिन कुछ तो अजीब था, कुछ तो था कि मैं छत से गिरी। और उसी वक्त मतलब नीचे गार्डन था, गार्डन के पास में जो पाथ बना हुआ होता है, तो उसकी जो किनोर होती है, उस किनोर के ऊपर आके मेरी बैकबोन लगी। इंजरी हुई, मतलब बैकबोन फ्रैक्चर हुई, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो डैमेज हो गई। उसी वक्त सेम मतलब उसी टाइम पे मेरा लोअर बॉडी में सेंसेशन ख़त्म हो गया था। मैं होश में नहीं थी, मतलब मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, अनकॉन्शियस स्टेज में थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, और बहुत एक्सट्रीम वाला पेन हो रहा था पैरों में। मूवमेंट नहीं कर पा रही थी अपनी बॉडी का। और उस टाइम शायद घर वाले भी मेरे आसपास नहीं थे, मेरी फ्रेंड खड़ी हुई थी मेरे पास में। तो ये शायद 2-3 घंटे के बाद की बात होगी। 2-3 घंटे बाद मुझे होश आया। समझने में थोड़ा टाइम लगा कि क्या हुआ है। मेरी फ्रेंड थी, वो बस रोए जा रही थी कंटिन्यू। फिर थोड़ी देर में दीदी लोग आए, क्योंकि वो सब लोग डॉक्टर्स के साथ में इंगेज थे कि हुआ क्या है। सवाई माधोपुर छोटी जगह है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। डॉक्टर्स ने हमें नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब वो बस क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक ऑर्थोपेडिशियन है तो उसको ये तो मालूम होगा ही कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है और उसमें किस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे जो एक दिन निकाला हमने, वो बहुत ही मतलब डेंजरस साबित हुआ। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ऐसा होता है कि आपकी जो स्पाइन है उसको स्पेस नहीं मिलना चाहिए। वो बिल्कुल जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहनी चाहिए, अदरवाइज़ और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। जबकि मुझे एक्सरे के लिए लेके गए तो बिल्कुल ऐसे चद्दर में डाल के चारों कॉर्नर पे से पकड़ के ऐसे पोटली टाइप बना के लेके गए थे, तो बहुत स्पेस मिल गया स्पाइनल कॉर्ड को आगे डैमेज होने का। एक बार एक्सरे टेबल पे लिटाया, वहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट चली गई, दोबारा फिर लेके गए, तो 3-4 बार तो यही प्रोसेस हुआ। तो क्योंकि सेंसेशन नहीं आ रहा था पैरों में, कुछ पता नहीं चल रहा था, बस एक अजीब टाइप की जलन हो रही थी। तो घर वालों को भी लगा कि कुछ तो ऐसा है कि जो नॉर्मल नहीं है। तो सेम डे दीदी एक्सरे वगैरह लेके जयपुर आई। जयपुर में उनके डॉक्टर थे जो मतलब फैमिली डॉक्टर थे, उनको दिखाया। तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि इसका तो मतलब जितनी जल्दी हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल ऑपरेशन होना है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और बहुत सीवियर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। रात में ही हम लोग वहाँ से चले जयपुर से, सवाई माधोपुर से जयपुर आए SMS हॉस्पिटल में। नेक्स्ट डे सारे टेस्ट वगैरह हुए, MRI हुए, उसके फिर अगले दिन ऑपरेशन हुआ। 8-10 दिन मैं बेड पे ही रही। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट था, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि हिल भी नहीं पाते थे। मतलब अगर करवट भी लेनी है तो 2 जनों को 3 जनों को शिफ्ट करना पड़ता था। अगर पास में पानी का गिलास भी रखा हुआ है तो मैं अपनी गर्दन भी मूव नहीं कर पा रही थी। फिर तब तक नहीं पता था कि क्या है क्या होगा, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं ना कि अगर कोई इंजरी भी होती भी है तो ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा टाइम बाद में, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, हाँ, ऐसा भी कुछ हो जाएगा। 6 महीने बाद या मैक्सिमम साल भर बाद में वो फिर से अपनी लाइफ में लौट आएगा। तो मुझे भी यही लगा था। आई डोंट नो कि घर वालों को डॉक्टर्स ने क्या बोला, लेकिन मुझे नहीं बताया था। मुझे यही बोला था कि इम्प्रूवमेंट्स होंगे बट बहुत ग्रेजुअली होंगे। तो ठीक है, सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं, हो गया, एक्सीडेंट हो गया, धीरे धीरे तो ठीक हो ही जाएंगे। सबसे जो मेजर चीज़ थी वो ये थी कि मुझे
बिलो वेस्ट मतलब कमर से नीचे मुझे किसी तरह की सेंसेशन नहीं थी। इनफैक्ट यूरिन और स्टूल का सेंसेशन भी जा चुका था। तो वो सबसे मुश्किल चीज़ थी जिसको आप बोलेंगे कि मतलब जिसके साथ में आपको अब आगे सरवाइव करना है। तो शुरू में तो यही लगा कि धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, कोई नहीं, बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो फिर ये समझ आने लगा कि अब शायद कुछ चेंज नहीं होगा और यही आपकी रियलिटी है, इसी के साथ में आपको मूव ऑन करना है। तो जब मैं मम्मी पापा को देखती थी या मैं घर वालों को देखती थी, ठीक है वो मेरे सामने कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उनके फेस के ऊपर वो चीज़ झलकती थी। मतलब मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को सर झुकाना पड़े या मेरी वजह से उनकी आंखों में एक भी आंसू आए। चाहते हुए ना चाहते हुए, माना कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं थी मेरे एक्सीडेंट के लिए, बट जो दुख, जो तकलीफ़ उनको झेलनी पड़ी, कहीं ना कहीं आई वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो अब उसको कंपनसेट तो करना ही था। तो वहीं से मतलब मुझे स्ट्रेंथ मिली कि मुझे हार नहीं माननी है। मतलब मैं कहूँ कि सिंपली 2 ही रास्ते थे मेरे पास में ना, कि या तो जब आपको चल गया पता कि अब कुछ चेंज नहीं होगा, तो 2 ही रास्ते थे कि या तो मैं एक बिस्तर के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि कुछ मतलब मैं ऐसा करके दिखाऊँ कि दुनिया को ये बता सकूँ कि इस एक्सीडेंट ने मुझे कुछ वक्त के लिए कमज़ोर ज़रूर किया है, लेकिन मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया। तो डेफिनेटली कि मुझे सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाना था। फर्स्ट ऑप्शन होता तो शायद मैं होती नहीं आज यहाँ पे। तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि अब आप क्या करोगे। आप चल नहीं सकते हो, आप बाहर नहीं निकल सकते हो, आप क्या कर सकते हो। तो वहाँ पे जो हथियार मेरा, मतलब जो हथियार, एकमात्र हथियार मेरे पास में था, वो था मेरी एजुकेशन। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो मैं एलिजिबल थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। मैंने घर पे बैठ के तैयारी शुरू की। बहुत मुश्किल था, एक बिस्तर के ऊपर बैठ के लेटे लेटे पढ़, मोस्ट ऑफ द टाइम लेट के पढ़ना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी, बैक में पेन होता था। तो तैयारी शुरू की। मेरी फ्रेंड थी, वो साथ में आके मुझे पढ़ाती थी, वो बोलती थी, मैं सुनती थी, इस तरीके से। उस टाइम पे तो तब 2010 8-9 की बात है ये, 9-10 की। तब तो स्मार्टफोन भी नहीं होते। फिर मैंने 2010 में मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ। तब मतलब ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अभी आप कह सकते हो कि आप सक्सेस हो। मतलब मैं मतलब आई वॉज लाइक क्वाइट सेटिस्फाइड एट दैट टाइम। फिर लाइफ है, बहुत अजीब है मेरे साथ। तो मतलब ऐसा है कि कभी संघर्ष ख़त्म नहीं होते ज़िंदगी के। जॉब लगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर पापा छोड़ के चले गए। तब भी जॉब लगने के बाद में ये सोचा था कि ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मम्मी पापा आराम से हम तीनों रहेंगे मज़े से। पापा बहुत खुश होते थे कि मेरी बेटी मैनेजर है, मैं मैनेजर का बाप हूँ, इस तरीके से। और जब वो मेरे बैंक में आते थे तो उनके फेस पे जो एक प्राउड होता था वो दिखता था, मतलब सबको दिखता था। मार्केट में भी जाते थे तो सब लोग, क्योंकि मैं छोटी जगह से हूँ शायद, और मैं फर्स्ट लड़की थी जो वहाँ पे बैंक में जिसकी जॉब लगी थी। अदरवाइज़ हम देखते हैं लड़कियां बैंक वगैरह में नहीं जाती थी, टीचिंग या यही तरह के जॉब होते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पापा का अचानक से जाना बहुत ही बड़ा सदमा था। मेरे एक्सीडेंट के बाद शायद मैं कभी नहीं रोई, लेकिन पापा के जाने के बाद मुझे लगा था कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया। तो कोशिश की कि ठीक है सबसे फिर से नॉर्मलाइज़ करने की। अंदर से नहीं होता था लेकिन बाहर फेस पे दिखाते थे। तो उस टाइम पे 2011 की बात है। हम लोग टीवी बहुत चलता था घर में, क्योंकि एक टीवी नहीं होता था तो एक सन्नाटा रहता था घर में। तो टीवी चलता रहता था, मतलब सीरियल्स हमको देखने हैं नहीं देखने कुछ भी चल रहा है, बट टीवी चलता रहता था। तो थोड़ा आवाज़ आती रहती थी, मतलब उतना सोच नहीं पाते थे। 2011 का जब केबीसी आया था, कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें सुशील कुमार ने 5 करोड़ जीते थे, वो वाला, क्योंकि टीवी ही देखना होता था हमको पूरे टाइम, तो उस वाले सीज़न को बहुत क्लोजली वॉच किया था। और वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे थे, कैंडिडेट ऐसे थे जो कि बहुत रिमोट एरियाज से आए थे। इससे पहले हम यही सोचते थे कि ये सब सेटिंग होती होगी, ये लोग अपनी अप्रोच से पहुँचते हैं। आज भी लोग ऐसा ही सोचते हैं, यही लगता है कि वो किसी को आज भी वही सेम यही थॉट होती है कि अपने अपने लोगों को बुला लेते हैं, इनका ऐसा कुछ होता है।
तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे छोटी जगह से लोग आए थे। तो तब पता नहीं क्यों बस दिमाग में आया कि अगली बार तो मुझे भी जाना है और जाना ही है। मतलब बस एक वो ऐसा थॉट कि नहीं नेक्स्ट ईयर तो मैं जाऊँगी। ठीक है। तो जब नेक्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन शुरू हुए मैं पूरा वॉच आपको किए पता हुए कैसे थी। चला? देखते तो थे ना कि एबीसी तो मालूम रहता है कि टीवी के ऊपर रजिस्ट्रेशन लाइन ओपन होती हैं, टीवी पे ही आता है जब भी इनके रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। तो 8 से 9 के बीच में, आजकल तो खैर ऐप है तो सोनी लिव ऐप पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। उस टाइम पे यही होता था कि जो प्राइम टाइम में जो मतलब 7 से 10 के बीच में जो सीरियल्स आते थे, इन बिटवीन ही अमिताभ एक क्वेश्चन पूछते थे और उसका आपको विद इन 24 आवर्स आंसर करना होता था। और उसके बाद में आपकी फिर किस्मत है सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। तो जब इसकी फ़ोन लाइन्स ओपन हुए थे तो मैंने सोच ही लिया था कि मुझे तो जाना ही है। तो 2012 की बात है। उस टाइम पे एसएमएस पैक डाला करते थे, लेकिन वो एसएमएस पैक एप्लीकेबल नहीं होते थे क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज होता था वो अराउंड 8 रुपीज़ का पड़ता था एक मैसेज, और कॉल होती थी वो 4-5 रुपीज़ की पड़ती थी। तो मुझे ध्यान है मैंने 3,000 रुपये का रिचार्ज करवाया था। 3,000 रुपये 3,000 रुपये का रिचार्ज आज भी शायद हम लोग नहीं करवाते मंथली, अभी और का? 3,000 रुपये का रिचार्ज करवाया था और 2-3 दिन के अंदर मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। मतलब पूरे टाइम सुबह शाम दिन रात ऑफिस में बैठ के हर टाइम में सिर्फ उसके सेम क्वेश्चन का मतलब बार बार, क्योंकि जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो पूरे दिन मतलब 24 आवर्स में बैठ के मैसेज करती थी। तो और 7-8 दिन के लिए फ़ोन लाइन्स खुलती है, तो मैंने मतलब 5-6-7 दिन तक कंटिन्यू मैसेजेस किए थे। इन बिटवीन मेरे पास में कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो 3 राउंड्स होते हैं उसमें, फिर उन्होंने कुछ फ़ोन पे क्वेश्चंस पूछे, 3-4 क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर करने थे। आपको आते थे? नहीं मतलब मैं सच बोल रही हूँ, ये चीज़ ये ऐसा होता है। अगर आपके लिए कुछ लिखा है ना भगवान ने, तो वो किसी भी तरह से आपको मिलेगा। चाहे आप मतलब एफर्ट्स तो खैर करने ही होते हैं उस चीज़ के लिए, बट डेस्टिनी होती है। इसका मतलब क्लियरली मेंशन होता है उसमें कि आपको कॉल आएगा। अगर आप फ़ोन नहीं उठा पाते हो, आपका फ़ोन बिज़ी आ रहा है, या आप नेटवर्क कवरेज एरिया में नहीं हो, या फ़ोन स्विच ऑफ हो, तो उसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं बैंक से जस्ट घर गई थी और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और व्हील चेयर के पीछे पॉकेट में डला हुआ था। घर पे जाके बात करने लग गए थे। एक बार पूरी घंटी आके फ़ोन कट चुका था, मुझे नहीं पता चला। सेकंड टाइम पे आई फेल्ट कि वाइब्रेशंस हो रहे हैं। मैंने फ़ोन निकाला तो वो 022 देख के मतलब मेरे हाथ कांपने लग गए थे। और मैंने बात की, मेरे को लग ही गया था कि केबीसी से कॉल है क्योंकि वो मुंबई का नंबर है। 4 क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें 3 के आंसर करने थे। 3 क्वेश्चंस बहुत मतलब ईजी ही क्वेश्चंस थे। जो 4th था वो थोड़ा टिपिकल था, उसका मुझे आया भी नहीं। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ ही होती हैं। आपका मतलब बस वो जस्ट चेक करते हैं कि आप लुनैटिक तो नहीं है, या फिर कोई प्रॉपर बंदा है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब समझता है चीज़ों को। फिर मैंने बताया घर पे कि मेरा ना हुआ है। जब मैंने फ़ोन रखा कि भी वो वाला बात करने के बाद में, उसके बाद जब मैंने देखा कि एक मिस कॉल हो गई है, मतलब सच में मुझे लगा था कि आज मेरा ये मिस हो जाता। सेम टाइम पे मैंने सिस्टर्स ने भी किए थे, हम लोगों ने घर में सबने किए थे, बट किसी के पास कॉल नहीं आया। उनके पास आए भी तो एक दीदी के पास में कॉल आया, बट वो एक ही कॉल आगे रह गया, फिर दोबारा फ़ोन नहीं आया। फिर मेरे पास में महीने भर बाद में कॉल आया कि आपका मैगा ऑडिशंस के लिए सिलेक्शन हुआ है। फिर जयपुर में सिलेक्शन हुए थे, जयपुर में ऑडिशन देने गए। वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है उनका। उसमें एक ऑडियो वीडियो इंटरव्यू होता है उनका, और मतलब एक क्विज़ टाइप में होती है, 8-10 क्वेश्चंस होते हैं। फिर एक बुकलेट देते हैं वो बहुत बड़ी, उसमें आपको सब कुछ लिखना होता है अपने बारे में। मतलब लाइक हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, और व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज, और इस तरह की मतलब आपकी चॉइस क्या है, अपने एकेडमिक्स में आपके क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं, मतलब सब कुछ आपके बारे में वो चीज़ें होती हैं। फिर उनका जो वो वीडियो इंटरव्यू होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको जो उनके जूरी मेंबर्स हैं वो लोग देख के फिर सेलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू ठीक है, अच्छा हुआ था, पर तभी कुछ कंफर्म नहीं था कि आएगा या नहीं आएगा। पर फिर फाइनली कॉल आया कि आप फास्टेस्ट फिंगर, हाँ आप सेलेक्टेड हो और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आ रहे हो। और वो भी मतलब मैं बोल रही हूँ कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी ऐसे तो हम लोग ये सोच के गए थे कि कोई नहीं, ठीक है वहाँ तक जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप वहाँ तक गए और आप हॉट सीट पर नहीं पहुँचे तो कोई मतलब नहीं है जाने का, इससे अच्छा आप घर में ही रहो।
और ज़्यादा दुख होगा। बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे आप बैठे हो, आपके सामने, मतलब हम देखते हैं ना केबीसी में लोग के लोग कितना इमोशनल हो जाते हैं जब एकदम लास्ट में उनका नंबर आता है, तो कि वो सब लोग यही बोलते हैं मुझे लग रहा था मेरा नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बैठने के बाद में आप दूसरा ऑप्शन की तरफ सोच ही नहीं वापस सकते। घर जाने का नहीं सोचते। नहीं, बहुत ज़्यादा। तो फिर फर्स्ट जो क्वेश्चन हुआ था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, पहला बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन, जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ठीक है, के लिए उसका था, पहला राउंड। पहला राउंड वो नहीं हुआ, नहीं आया नंबर। एक गुजरात से एक फ्रेंड है मेरे, अभी भी कांटेक्ट में हैं, उनका नंबर आया था, वो खेल रहे थे। वो 3:20 पे वो पहुँचे थे, तब उनकी मतलब लाइफ लाइन ख़त्म हो गई थी, और पता नहीं, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये फीलिंग आने ही लग गई थी कि नेक्स्ट मैं ही जाऊँगी, ठीक है। जो भी होगा, कुछ भी क्वेश्चन आए, बट मैं ही हूँ नेक्स्ट। और मैं, मम्मी दीदी वगैरह पीछे बैठे हुए थे, मैं उनको भी यही बोल रही थी, मैंने कहा ये जाने वाला है और नेक्स्ट मैं आऊँगी, मतलब एक वो था, पता नहीं किस लेवल का कॉन्फिडेंस था। फिर क्वेश्चन आया, वो मतलब वो 6:40 पे चले गए, उसके बाद क्वेश्चन आया और हो गया मेरा सिलेक्शन। ठीक है। मतलब अमिताभ के बोलने से पहले तो मेरी दीदी खड़ी हो गई थी चिल्लाने के लिए तो क्योंकि वो सामने स्क्रीन रहती है तो उस पर देख लिया उन्होंने, वो पहले बोलने लग गई, तो फिर वो कट करके वो सारा जो मतलब है मेरा एपिसोड के अंदर जो दिखाया है वो रीशूट किया था। अच्छा। तो इसलिए वो जो एक होता है ना कि जो आपके रियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक ही बार में आ सकते हैं, दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, तो आपने एक्टिंग की है कि हाँ हाँ मेरा सेकंड नंबर टाइम आ वाला गया। एक्टिंग था जो मतलब उसमें दिखाया है, दैट वाज एक्टिंग। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पे तो दीदी चिल्ला गए थे इतना, तो वो अमिताभ बोल ही नहीं पाए, तो वो उसको फिर से शूट करना पड़ा। फिर नंबर आया केबीसी में हॉट सीट पे जाके, वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है जिसको तो शायद कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 50 लाख जीते मैंने वहाँ पे। तो मैंने ये चीज़ फील की कि जो लोग थे जो मेरी जैसी कंडीशन में थे, जिनको मेरे साथ मेरी जैसी कंडीशन हुई है, मतलब मैंने ये फील किया कि लोग बहुत जल्दी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं। ओवर द नाइट मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई, एकदम नॉर्मल से सेलिब्रिटी वाली ब्रांच जाती थी तो लोग आते थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, मतलब ये सब कुछ चीज़ चल रही थी। फिर मैं मतलब मेरा नंबर आ गया था और मैं सच में, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था उस दिन, और मैं श्योर थी कि मेडल तो मुझे लेके ही जाना है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कलर कि कौन सा कलर होगा। कोई बात नहीं, ओलंपिक में नहीं है, एशियन गेम में खेलेंगे, एशियन गेम की लिस्ट आई, एशियन गेम में भी नहीं है।